जिस घर में मेरी शादी हुई थी, यहाँ पर बहुत कानून लगता था। बहू को घूंघट गिरा के रखना होता था। वह घूंघट नहीं उठा सकती थी, सिर्फ अपने कमरे में ही घूंघट उठा सकती थी। हम लोग गांव में रहते थे। यहाँ पर अभी भी यही सब कुछ हो रहा था। एक तरह से देखा जाए तो यह बुरा नहीं था। बड़ों की इज्जत करना और रीति रिवाज का पालन करना हमारा धर्म था। लेकिन यह देखकर मैं हैरान थी कि ऐसे बहुत से रीति रिवाज थे जिस पर मुझसे तो अमल करवाया जाता, लेकिन मेरी जेठानी से नहीं करवाया जाता था, क्योंकि इस घर की बड़ी बहू थी। एक दिन यह देखकर हैरान रह गई कि वह रात को हाथ में तेल का कटोरा उठाती और कहती, मैं ससुर जी की मसाज करने जा रही हूं, उनकी टांगों में बहुत दर्द रहता है। थोड़ी देर के बाद कमरे से उसके रोने की आवाजें आने लगती और मैं बहुत हैरान होती। मैं बहुत उत्सुक थी। एक दिन जेठानी के कपड़े पहनकर अंदर चली गई तो देखकर हैरान रह गई कि वहां पर तो ससुर जी ने मेरा पति, इस दुनिया का सबसे ज्यादा लापरवाह और मासूम आदमी था। उसे किसी बात का पता ही नहीं था। शादी की पहली रात भी वह जिस तरह से मुझसे बातें कर रहा था, मुझे समझ आ गया कि यह बस एक चलता फिरता पुरुष है। इससे ज्यादा इसके अंदर कोई अक्ल नहीं है। और यही हाल मेरे जेठ जी का था। वह कहने को तो बड़े थे, लेकिन उनकी भी इस घर में नहीं चलती थी। जब हमारे लिए यह रिश्ता आया, यानी कि मेरे लिए और मेरी जेठानी के लिए, तो मेरी तरह उसके परिवार ने भी यही सोचा होगा कि घर में सासू माँ नहीं है तो हमारी बेटियों का ही हुक्म चलेगा और वह राज करेंगी। लेकिन यहाँ पर आकर हमें यह लगने लगा था कि अगर सासू माँ होती तो शायद अच्छा था, क्योंकि वह एक औरत होती तो हमारे दर्द को समझती और हम उससे बात भी कर सकते थे, क्योंकि यहाँ पर सासू माँ का किरदार ससुर जी निभा रहे थे। वह बहुत ही ज्यादा दुष्ट और गुस्से वाले इंसान थे। हर वक्त उनको मुझसे ऊंचे आवाज में बात करने की आदत थी। उन्होंने कुछ कायदे बना रखे थे जिस पर अगर अमल ना किया जाता तो वह बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाते थे। जैसे कि यह कि घर की बहुएं घूंघट में रहेंगी, जब वह आस पास हो तो घूंघट बिल्कुल भी ना हटे, और अगर वैसे भी घूंघट करें तो और अच्छी बात है। लेकिन मेरी जेठानी ने मुझे समझा दिया था कि अगर ससुर जी घर पर ना हो तो तुम घूंघट उठा सकती हो। मेरी जेठानी का नाम पुष्पा था। वो अभी तो मुझे अच्छी लग रही थी, लेकिन शुरू शुरू में क्या पता चलता है कि कौन कैसा है इस घर में। वह मुझसे पहले थी और उसकी शादी को 8 साल हो चुके थे, लेकिन अभी तक उसके यहाँ संतान नहीं थी। उसने कहा कि इस परिवार के मर्द बड़े ही अजीब से हैं, बस यूं समझो, वो हर बात मान लेते हैं, तुम्हें ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। मैंने कहा कि अगर ऐसा है तो फिर हमारे ससुर जी इतने सख्त क्यों हैं? तो उसने कहा कि हाँ, यह बात है, लेकिन क्या करें, हमारी किस्मत पूरी तरह से तो अच्छी नहीं हो सकती थी ना। इस घर में बिल्कुल भी मांस मच्छी नहीं बनती थी, लेकिन मैं शादी से पहले नॉनवेज खा लिया करती थी। घर में तो नहीं खाती थी, पर बाहर जाकर खा लेती थी। पर मेरी जेठानी ने कहा कि अगर यहाँ पर पता चल गया ना कि तुमने बाहर जाकर भी खाया है तो बहुत बुरा होगा। मैंने कहा कि क्यों, किसी को कैसे पता चल जाएगा? उसने कहा कि इस घर में दीवारों के भी कान हैं। यह ना समझना कि तुम अपने पति के साथ एकांत में बैठी हो तो किसी को पता नहीं चलेगा, कभी भी कोई बात बाहर निकल सकती है। एक दिन मैंने अपनी जेठानी के बाजुओं की तरफ देखा तो उस पर मार के निशान थे। मैंने कहा कि यह क्या हुआ आपके साथ? उसने कहा कि हुआ नहीं, हो चुका था, यानी पुरानी बात थी। मैंने कहा कि फिर भी क्या हुआ था, किसने किया था? तो उसने कहा कि जब मेरी शादी हुई थी तो हमारे घर में एक आदमी आ गया था जिसके साथ हमारा कोई रिश्ता नहीं था, और मैं उसके सामने बिना घूंघट की आ गई थी। जेठानी की बात खत्म ही नहीं हुई थी कि मैं बोलने लगी। मैंने कहा कि जेठ जी ने आप पर हाथ उठाया था, वह इतने बुरे हैं, पर आप तो कह रही थी कि वह बहुत अच्छे हैं। उसने कहा कि नहीं, जेठ जी ने नहीं किया था, ये तो ससुर जी ने किया था। जब मैंने यह सुना तो मैं हैरान रह गई। मैंने कहा कि पर वह कैसे कर सकते हैं? आपने अपने पति को यह बात नहीं बताई। उसने कहा कि वह कर सकते हैं, क्योंकि सब कुछ बाबूजी के नाम है, घर है, दुकानें हैं, उनके किराए भी बाबूजी के पास आते हैं, जमीनों पर लोग रखे हैं जो काम करते हैं, वह पैसे भी हर महीने बाबूजी के पास ही आते हैं। 222, यह सारा घर भी वही चलाते हैं। मैंने कहा कि फिर यह जो आप लोगों ने शादी से पहले कहा था कि लड़के की अच्छी नौकरी है, वह झूठ था। तो जेठानी ने कहा कि अपनी दही को कौन खट्टा कहता है, नौकरी ऐसी है कि बस अपनी ही कंपनी में जाकर बैठ जाता है, कोई पगार नहीं है, कुछ नहीं है, बस यह घर तो चलता ही रहता है। मैंने कहा, और हमारी अपनी जरूरत कैसे पूरी होगी? अगर हमें कुछ चाहिए हुआ तो हम क्या करेंगे?
तो जेठानी ने कहा कि बाबूजी से बात करनी पड़ेगी। मैंने कहा कि कुछ चीज़ें ऐसी भी होती हैं जो हम उनसे नहीं बोल सकते। तो जेठानी ने कहा कि फिर अपने घर वालों से कह देना, ऐसी चीज़ें तुम्हें वही लेकर दे सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर तो एक माचिस की डिबिया भी आती है, तो बाबूजी की मर्जी के बगैर नहीं आती। अगर बाबूजी मना कर दे तो हम तो सांस भी न ले पाएं। हमारे ससुर जी जो भी कर रहे थे वह बुरा कर रहे थे। यह सब तो ठीक नहीं था, लेकिन उन्हें रोकने वाला कोई भी नहीं था। उन्होंने अपने कामों के लिए मेरी जेठानी को रखा हुआ था। वह अपना कोई भी काम मुझे नहीं कहते थे। मुझे कहते थे कि फिर तुम घर के काम करो और यह मेरे काम करेगी। यह सुनकर मैं हैरान हो गई कि आपके काम होंगे ही कितने से, और मुझ पर सारे घर के काम डाल दिए हैं। तो गुस्सा तो मुझे बहुत आ रहा था, पर मेरी जेठानी ने कहा था कि पलट के जवाब नहीं देना वरना बहुत बुरा होगा, इसलिए मैं भी चुप हो गई थी। मेरी जेठानी से वैसे वह काफी सारे काम करवाते थे। अपना कमरा वह उसी से साफ करवाते थे, अपने कपड़े उससे धुलवाते, उससे अपने लिए अलग से बिना लहसुन प्याज का खाना भी बनवाते और उसी के हाथ से खाना खाना पसंद करते थे। वह पूरा दिन उनके आगे पीछे फिरती रहती थी। कहना तो नहीं चाहिए, पर ऐसा लगता था कि जैसे उनकी शादी जेठ जी से नहीं बल्कि ससुर जी से हुई है। एक दिन मेरी जेठानी ने मुझे बताया कि तुम्हारा पति और मेरा पति दोनों ही ससुर जी के कर्जदार हैं। मैंने कहा कि क्या बेटे भी बाप के कर्जदार होते हैं? तो उसने कहा कि इस घर में ऐसा होता है। एक दफा इन दोनों ने मिलकर कहा था कि हम लोगों ने अपना अलग से बिजनेस बनाना है, तो ससुर जी ने इनको कर्जा दिया था, लेकिन इनका बिजनेस ठप हो गया और अब यह कर्ज वापस करने के लिए कोई न कोई छोटा मोटा काम करते हैं और इनको पगार भी नहीं मिलती। यह सब तो अपनी जगह था, इसमें कुछ बातें बहुत गलत भी थीं, लेकिन जो मैंने देखा वह तो इससे भी ज्यादा गलत था। मैंने देखा कि रात को जब सारे काम करके मैं रसोई घर का काम खत्म करके अपने कमरे की तरफ जा रही थी, तो मैंने देखा कि मेरी जेठानी के हाथ में एक तेल का प्याला था और वह ससुर जी के कमरे की तरफ जा रही थी। मैंने उनको रोक लिया और मैंने कहा कि आप कहाँ जा रही हैं, उनको बुरा न लगे, इसलिए यह भी कह दिया कि वह मैंने पूछना था कि आपने दूध फ्रिज में रख दिया था। उसने कहा हाँ, और मैं ससुर जी के कमरे में जा रही हूँ। मुझे लगा कि वह कहेगी जेठ जी के कमरे में जा रही हूँ, लेकिन उसकी यह बात सुनकर हैरान रह गई। मैंने कहा कि इस वक्त आपका वहाँ क्या काम? तो कहने लगी कि ससुर जी की टांगों में बहुत दर्द रहता है, इसलिए मसाज करने के लिए जा रही हूँ। राम राम, ये कौन सी बात कह रही थी? वह अगर उनकी टांगों में दर्द था तो भी यह मेरी जेठानी का काम नहीं था कि उनकी मसाज करती। मुझे अजीब तो लगा, लेकिन वह इतने आराम से यह बात कैसे करी रही थी, जैसे यह सब कुछ बिल्कुल ही नॉर्मल है। तो मैं भी चुप हो गई। मैंने कहा कि अच्छा। वह वहां से चली गई। उस दिन तो मैं अपने कमरे में आ गई, लेकिन इसी बारे में सोच रही थी। अपने पति से यह बात की तो उसने कहा कि हाँ, बाबूजी को सारे काम भाभी से करवाना ही अच्छा लगता है। वह बहुत अच्छी हैं, खाना भी बनाती हैं और उनको भी संभालती हैं, और शुक्र करो कि वही उनको संभालती है। हम में हिम्मत नहीं उनके काम करने की, उनको कभी भी गुस्सा आ जाता है। मैंने कहा कि लेकिन यह तो उनका काम नहीं है, न कि टांगों का मसाज करने गई है। आपको यह सब कुछ थोड़ा सा अजीब नहीं लगता? तो मेरे पति ने कहा कि नहीं, इसमें क्या अजीब है। या तो मेरे पति को सब कुछ पता था, और या फिर भी यह सब कुछ मुझे बताना नहीं चाहता था, इसलिए कह रहा था कि यह सब कुछ अजीब नहीं है, बिल्कुल ठीक है। अब तो यह रोज ही होता था। वह रोज रात को हाथ में तेल उठाकर बाबूजी के कमरे में चली जाती थी। अब रोज रोज किसकी टांगों में दर्द रहता है? और बाबूजी करते ही क्या थे? पूरा दिन तो कुर्सी पर बैठकर ऑर्डर ही देते रहते थे, यह कर दो वह कर दो। मैंने अपने पति से कहा कि मैं अपनी माँ के घर जा रही हूँ और मैं एक दुकान पर चलेगी। मैंने वहां जाकर नॉनवेज खा लिया, और वह भी बहुत मज़े ले लेकर खाया। मेरी शादी को 8 महीना होने वाला था। मैं पहली दफ़ा घर से निकली थी और 8 महीने से मैंने नॉनवेज नहीं खाया था, तो आज मैंने खूब पार्टी की। पर जैसे ही घर में आई तो मेरे ससुर बुरी तरह से चिल्लाने लगे। मैंने घूंघट तो गिराया हुआ था, पर वो सबको बुलाकर जमा कर रहे थे जैसे कोई बड़ी ज़रूरी बात करनी है। मैंने कहा कि कहीं इनको पता तो नहीं चल गया कि मैंने नॉनवेज खाया है, पर फिर सोचा कि इनको कैसे पता। मैं तो अपनी माँ के घर जाने का बहाना करके गई थी, और यह क्या, मेरे पीछे खड़े थे। शायद कोई और बात करनी होगी। जब सब लोगों को एक जगह पर बुला लिया तो मेरी तरफ इशारा करके कहने लगे कि यह इस घर की छोटी बहू गीतांजलि, और इसने जो हरकत की है उसके बारे में मुझे पता चल गया है। यह आज घर से बाहर गई थी और इसने नॉनवेज खाया है, क्योंकि जैसे ही यह घर के अंदर आई है, इसके हाथों से
और उसके शरीर से नॉनवेज की बांस आ रही थी। यह सुनकर मैं हैरान रह गई कि मेरे ससुर जी को कैसे पता चल गया। ऐसा हो ही नहीं सकता था। क्या इस उम्र में भी उनकी नाक इतनी तेज थी? जरूर उनको यह बात किसी ने बताई थी, पर यह बात मैंने तो किसी को भी नहीं बताई थी। अब मेरा पति बोलने लगा। उसने कहा, बाबूजी, माफ कर दे। देखो, अब एक बंदा खाता है तो क्या कर सकते हैं। इस घर में तो बनता नहीं है, और वह घर में तो नहीं लाई, बाहर से ही खाकर आई है। पर मेरे ससुर जी ने कहा, नहीं, इसे सजा जरूर मिलेगी। जब मैंने सजा का लफ्ज सुना तो मैं हैरान रह गई। मैंने कहा, कौन सी सजा? क्या करेंगे? क्या मुझे कोड़े मारेंगे या कहीं बंद कर देंगे? मुझे पता था ज्यादा से ज्यादा क्या हो सकता है। गुस्सा तो मुझे बहुत आ रहा था, लेकिन उन्होंने जो सजा सुनाई वह सुनकर सभी हैरान रह गए। उन्होंने कहा कि आज से अगले 2 महीने तक गीतांजलि बहू सिर्फ पतली दाल और सूखी रोटी ही खाएगी, नाश्ते में भी, दोपहर के खाने में भी और रात के खाने में भी। अगर इसके अलावा कोई और चीज इस घर में दी गई तो उसको भी यही सजा 4 महीने के लिए दी जाएगी। मैं यह सुनकर हैरान रह गई और कुछ बोलने लगी तो मेरे पति ने मेरा हाथ पकड़ा और कहा, चुप कर जाओ। उसने मुझे इशारा किया। अगर और बोलती तो शायद और सजा मिलती। मेरे पति ने कहा, कोई बात नहीं, बाबूजी जैसा आप कह रहे हैं वैसे ही होगा। गीतांजलि से गलती हो गई, उससे दोबारा ऐसा नहीं होगा। उसने मेरा हाथ पकड़कर मुझे कमरे में ले आया। मैंने कहा, बाबूजी को यह बात कैसे पता चली? उसने कहा, क्योंकि बाबूजी को तुम्हारी माँ ने फोन किया था नमस्ते करने के लिए, और उन्होंने बताया कि तुम उनके घर पर नहीं हो। और फिर पता नहीं उनको यह बात किसने बताई कि तुम नॉनवेज खाती हो, और तुमने कहा था कि मैं बाहर जाकर खा लूंगी। मैंने अपना दिमाग घुमाया तो मुझे याद आया कि यह बात मैंने पुष्पा भाभी को बताई थी। इसका मतलब कि भाभी ने ही यह बात ससुर जी के कान में डाली थी, और उनका अनुमान ठीक लग गया था और मेरी शामत आ गई थी। 2 महीने तक कौन सिर्फ दाल रोटी खाता है? उन्होंने साथ में यह भी कहा था कि अगर उसने फिर से यह हरकत की तो फिर इससे भी ज्यादा बड़ी सजा दी जाएगी। मैंने अपने पति से कहा, यह क्या हो रहा है? तो उसने कहा, इस घर में किस चीज की कमी है? हर कमरे में एसी लगा हुआ है, टीवी लगा हुआ है। अब तो तुम्हें सजा मिल गई है, लेकिन खाने को अच्छी चीज मिलती थी, और न मुझे पैसे कमाने पड़ते हैं न तुम्हें। इतना बड़ा घर है, गाड़ियां हैं, अच्छी सूट पहनती हो, इतने सारे गहने लेकर दिए गए हैं तुम्हें। जब इतना कुछ मिला है तो फिर कुछ न कुछ तो कुर्बानी देनी पड़ेगी ना। मैंने कहा, अगर मुझे पहले से पता होता कि यहां पर इतनी सारी चीजें मिलेंगी, लेकिन साथ ही यह कर्फ्यू का माहौल मिलेगा, तो मैं कभी भी आपसे शादी नहीं करती। एक और बात भी थी, बहुत ज्यादा अजीब थी, और सिर्फ मैं और मेरी जेठानी ही जानती थीं। वह बात यह थी कि इस परिवार के मर्द बहुत ही अजीब तरह के थे। उनके साथ हमें जिंदगी का कोई सुख नहीं मिल रहा था। वह अपनी जिंदगी में मसरूफ रहते थे, न उन्हें कोई बात करनी आती थी, न ही अपनी पत्नी को खुश रखना आता था। बस वह पूरा दिन अपने बाबूजी से डरते रहते थे। मुझे नहीं पता था कि मेरा समय यहां पर कैसा गुजरेगा, इसलिए मैंने अपने खाली दिमाग को अपनी जेठानी पर लगा दिया। एक दिन जब वह बाबूजी के कमरे में गई तो मैं भी बाहर खड़ी हो गई और सुनने लगी कि यह क्या बातें करते हैं, दोनों मिलकर क्या खिचड़ी पकाते हैं, क्योंकि मुझे पता चल गया था कि यह मेरी ही बातें करते हैं। इसने बाबूजी के दिमाग में यह बात डाली थी कि मैं बाहर जाकर नॉनवेज खाने के प्लान बना रही थी, और मुझे सजा मिल गई थी। वह कहते हैं ना कि खाली दिमाग में तो शैतान रहता है। मेरे साथ भी यही हुआ था। अब मेरा दिमाग इसी तरफ लग गया था। मेरे दिमाग में अजीब सा जासूसीपन आ गया था। मेरे दिमाग में उत्साह था कि अगर यह लोग आपस में कुछ गलत कर रहे हैं तो फिर मुझे भी मौका मिल जाएगा। मैं भी सबके सामने अपने ससुर जी की क्लास लगाऊंगी, जैसे उन्होंने मेरी क्लास लगाई थी। बस मेरे हाथ इन दोनों की कोई गलती आ जाए तो फिर मैं भी उनको माफ नहीं करूंगी, और जब यह गलती पर होंगे तो फिर इनको पता चलेगा कि किसी को सजा देना क्या होता है। यह क्या लोगों को खरीद कर लाए थे जो उनके ऊपर इस तरह से हुक्म चला रहे थे। इसलिए अब मैं कोई न कोई सुराख अपने हाथ में पकड़ना ही चाहती थी। कमरे के बाहर खड़ी थी जब अचानक से मुझे कुछ अजीब सा सुनाई दिया। मेरी जेठानी रो रही थी, बुरी तरह से रो रही थी, और रोते रोते कुछ बोल रही थी। जैसे कोई रोते हुए कोई बात करता है तो जाहिर है रोते हुए उसकी आवाज बदल जाती है। मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या बोल रही थी। या तो वह रो लेती और या फिर बात कर लेती।
मुझे बस इतनी समझ आई जैसे कह रही हो कि मैं बहुत दर्द में हूं, मुझे बहुत तकलीफ हो रही है, आप कुछ करते क्यों नहीं। बस इस तरह की कोई बात समझ आई थी। मैंने तो अपने मुंह पर हाथ रख लिया और कहा, एक तरफ मेरी जेठानी हाथ में तेल का प्याला पकड़े बूढ़े ससुर जी के कमरे में जाती है और फिर कहती है कि मैं उनका मसाज करने जा रही हूं। थोड़ी देर बाद उस कमरे से जेठानी के रोने की आवाज आने लगती है और वह कहती है, मुझे दर्द हो रहा है, मुझे तकलीफ हो रही है, ऐसा नहीं करें। और फिर ये अपने सारे काम सिर्फ भाभी से ही करवाते हैं और सारी पाबंदियां मेरे लिए, भाभी के लिए कोई पाबंदी नहीं थी। मेरी शादी नई हुई थी तो मैं सलवार सूट पहनती थी, लेकिन मेरी भाभी साड़ी पहना करती थी और ससुर जी ने ही कहा था कि घर की बड़ी बहू को हमेशा साड़ी पहन के रखनी चाहिए। उन्होंने मुझे कहा था कि तुम्हारी शादी को जब 1 साल हो जाएगा तो फिर तुम कभी सलवार सूट नहीं पहनोगी, हमेशा साड़ी ही पहनूंगी। मैं भी यह सोचकर हैरान थी कि क्या सारी जिंदगी साड़ी पहनूंगी, मुझसे तो साड़ी संभाली नहीं जाती थी। मैं वहां से वापस आ गई, पर मैं यह बात किससे करती? अगर अपने पति से करती तो कोई फायदा नहीं होता, उससे बात करना न करना एक जैसा था। वह न 3 में था न 13 में था, वह कुछ नहीं कर सकता था। जैसा मैंने पहले बताया कि शुरुआत में तो मेरी जेठानी अच्छी ही लग रही थी, लेकिन मेरी बातें ससुर जी को बताना और उसी वजह से मुझे सजा मिली थी। यह बात मैं भूल नहीं सकती थी। अब मेरे हाथ में बात आई थी तो मैंने भी कह दिया। सब्जी काटते हुए मैंने उसे कह दिया कि कल मैं आपके और ससुर जी के बारे में सोच रही थी और अभी तक सोच रही हूं। उसने कहा कि हमारे बारे में क्यों सोच रही थी और अभी भी सोच रही हो। उसने कहा कि तुम क्यों सोच रही हो? मैंने कहा कि वह मैं रात को पानी पीने के लिए उठी थी तो आप शायद ससुर जी के कमरे में थी और फिर वहां से आपके रोने चिल्लाने की आवाज आ रही थी। क्या कर रही थी आप अंदर भाभी? मैं तो परेशान हो गई। मैंने कहा कि पता नहीं क्या हो रहा है, मुझे तो कुछ पता ही नहीं है और मैं तो परेशान हूं, इसीलिए चिंता में आकर यह बात पूछ रही हूं। लेकिन मेरी जेठानी का तो रंग ही उड़ गया। वह घबरा गई और सब्जी बनाते हुए सब्जी को कूड़े में फेंकने लगी और कूड़े को सब्जी के बर्तन में फेंकने लगी। मैंने कहा कि क्या हो गया है भाभी, आप तो बुरी तरह से ही घबरा गई है, क्या बात है? तो उसने मेरा हाथ पर हाथ रखा और कहा कि किसी को यह बात नहीं बताना, नहीं तो अनर्थ हो जाएगा। मैंने कहा कि क्या हो जाएगा, क्यों रो रही थी आप? आप तो उनके कमरे में मसाज करने जाती हैं, फिर वहां बैठकर रो क्यों रही थी? और क्यों बाबूजी के सामने इस तरह कह रही थी कि मुझे माफ कर दो और मुझसे यह सब कुछ नहीं करवाओ? मैं तो इस बात से हैरान हूं कि आप सारी रात उनके कमरे में गुजार देती हो। तो उसने कहा कि नहीं, सारी रात नहीं, बस 12 o'clock बजे तक बाबूजी को नींद आ जाती है तो मैं वापस आ जाती हूं। मैंने कहा कि 12 o'clock बजे तक तो आधी रात हो जाती है ना, इस घर में तो वैसे भी 5 o'clock बजे उठने की आदत है। अब वह कुछ नहीं बोल रही थी, जैसे कि उसे पता ही नहीं था कि उसे क्या बोलना है। बस उसने कहा कि किसी को यह बात नहीं बताना। लेकिन मेरी उत्सुकता खत्म नहीं हुई थी। मुझे तो जानना था। इतना तो समझ आ गया था कि यह तो कुछ नहीं बताएगी, खुद ही कुछ करके पता करना पड़ेगा। एक दिन पुष्पा भाभी ना जाने कहाँ थी, शायद नहा रही थी, तो मेरे ससुर जी ने मुझे कह दिया कि मेरे लिए चाय बना दो। मैंने दिल में सोचा कि इनको मेरी चाय पसंद न आए तो कहीं मुझे फिर से सजा न दे दें। पर मैं जब उनके लिए चाय बनाकर गई तो उनको बहुत पसंद आई। ससुर जी ने कहा कि देखो, इस घर में कुछ और कायदे हैं, इसलिए मुझे तुम्हें सजा देनी पड़ गई ताकि तुम दोबारा ऐसा न करो। पर बुरा नहीं मानना। मैंने कहा कि ठीक है बाबूजी, मैंने बुरा नहीं माना, और वहीं पर बेहोश हो गई। जब मुझे होश आया तो सब लोग मेरे पास ही बैठे थे और यह खबर सुनने को मिली कि मैं मां बनने वाली हूं। मेरी शादी को 3 महीने हुए थे, जबकि मेरी जेठानी की शादी को इतने साल हो गए थे और अभी तक उनके यहां संतान नहीं थी। तो यह खबर उसके लिए तो अच्छी नहीं थी, पर मेरे लिए बहुत अच्छी थी। मेरे ससुर जी ने तुरंत मेरी नज़र उतारी और पैसे मेरे हाथ पर रखकर बोले कि अब इसको कोई सज़ा नहीं देगा, इसकी सारी सज़ा खत्म है। इसके लिए इसकी पसंद के व्यंजन बनाओ, ये जो कहती है इसको खिलाओ, इसके लिए तो अब रोज़ फल आया करेंगे। मेरे ससुर जी इतने ज्यादा खुश हो गए। मैं हैरान रह गई कि यह वही आदमी है जिसको सिवाय पुष्पा भाभी के कुछ नज़र ही नहीं आता था। अब तो यह मेरा इतना ख्याल कर रहे थे। मेरे लिए रोज़ घर में फ्रूट आते थे और खाने पीने की चीज़ें आती थीं। दूध दही रोज़ मुझे खाने में मिलता था और जो मैं कहती थी वह भी मेरे लिए ला दिया जाता था।
मेरे ससुर जी ने कहा कि ये नॉनवेज भी खाती है तो इसको ला दो, क्योंकि ऐसी हालत में तो जो चीज़ पसंद होती है वही खाने का दिल करता है। मेरी जेठानी इस सब से खुश नहीं थी। उसने मुझे यह भी नहीं कहा कि अच्छा लगा कि तुम्हारे यहाँ संतान होने वाली है, चलो इस घर में बच्चा आ जाएगा। जब मैंने यह बात अपने पति से की तो उसने कहा कि भाभी कब से संतान के लिए कोशिश कर रही है, न जाने कितनी दफ़ा इलाज करवा चुकी है, लेकिन मसला उनके अंदर नहीं है, भाई के अंदर है, इसीलिए वह परेशान रहती है। ये सुन के तो मुझे भी बुरा लगा कि एक औरत के पति में ही मसला हो, फिर इसमें औरत का क्या कसूर है। पर मैंने कहा कि बच्चा तो घर में ही आएगा, हमारा बच्चा हो या उनका बच्चा, इस घर का बच्चा होगा। मेरे पति ने कहा कि हाँ, लेकिन अपना बच्चा तो नहीं होता है। मैं भी सोच में पड़ गई। मेरी माँ ने भी मुझे कहा कि इन दिनों में अपनी जेठानी के हाथ से लेकर कुछ नहीं खाना, कहीं वह तुझे कुछ दे न दे। तुझे नहीं पता बेटा, यह देवरानी जेठानी की जंग बड़ी बुरी होती है। लेकिन मुझे पता था कि मेरी जेठानी ऐसा कुछ नहीं करेगी। फिर भी मैंने अपनी माँ से कह दिया कि ठीक है, मैं ख्याल रखूंगी, आप चिंता नहीं करें। लेकिन मैंने इसके बाद कोई ख्याल नहीं रखा था। वही खाना बनाती थी और मेरे लिए तीनों टाइम खाना लेकर आती थी और मैं खा लेती थी। लेकिन मेरी उत्सुकता तो उसी जगह पर थी। अब मैंने सोच लिया था कि मुझे क्या करना है। मैं सलवार सूट पहनती थी, लेकिन मेरी जेठानी साड़ी पहना करती थी। मैंने सोच लिया था कि मैं किसी तरह अपनी जेठानी की जगह कमरे में चली जाऊंगी, ताकि मुझे पता चले कि क्या हो रहा है। क्योंकि अब मेरे दिमाग में ऐसी ऐसी उल्टी बातें आ रही थीं जिन्हें मैं अपनी जुबान पर भी नहीं लाना चाहती थी। मैं अपनी जेठानी के कमरे में गई और मैंने वहां से उनकी वह साड़ी उठा ली जो वह ज्यादातर पहना करती थी। लेकिन उनको भी तो गायब करना था, तो मैंने उनकी शाम की चाय में नींद की दवाई मिला दी जो मुझे डॉक्टर ने दी थी। उसने कहा था कि तुम्हें कम खाना है, लेकिन मैंने उनकी चाय में ज्यादा ही मिला दी। जब शाम हुई तो अपने कमरे में गई और वहीं पर सो गई। लेकिन इस टाइम तो ससुर जी खाना खाया करते थे, तो मैंने उनकी साड़ी पहन ली। पर मुझे बहुत डर लग रहा था, क्योंकि अगर ससुर जी को पता चल जाता तो वह फिर से मुझे कोई न कोई सजा देते। मैं ससुर जी का खाना लिए साड़ी पहने और घूंघट गिराए उनके कमरे में चली गई। उन्होंने मुझे एक नज़र देखा और वह समझ गए, तो कहने लगे कि यह क्या, आज घूंघट गिरा के क्यों आई हो। मैं यह सुन के हैरान रह गई कि ऐसे क्यों कह रहे हैं कि तुम घूंघट में क्यों आई हो। क्या मेरी जेठानी को यहाँ पर घूंघट करना मना था, जबकि वह तो कहती थी कि जब भी ससुर जी आसपास हो तो घूंघट करना ही करना है। मैं सोच में पड़ गई कि अब मैं क्या करूं, तो कहने लगे कि आ जाओ बैठो, तुम्हारे लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है, जो तुम चाहती थी वह हो गया है। मैंने फैसला कर लिया है। मैं इसी दिन का इंतजार कर रहा था कि गीतांजलि बहू कोई खुशखबरी सुना दे, तो फिर मैं भी तुम्हें आज़ाद कर दूंगा। मैंने अपना जिक्र सुना तो मैं और भी ज्यादा हैरान हो गई कि मेरे बारे में यह कौन सी बात कर रहे थे, और मेरी खुशखबरी से मेरी जेठानी की क्या खुशखबरी जुड़ी है। यहाँ मेरी खुशखबरी से मतलब यह था कि मेरे यहाँ संतान होने वाली थी। उन्होंने कहा कि आज तुम्हारे लिए बहुत बड़ी खबर है, अब तुम रोने मत बैठ जाना, हमेशा रोती रहती हो। मुझे भी उनकी बातें समझ नहीं आ रही थीं, क्योंकि इससे पहले इस कमरे में क्या होता था वह तो मुझे पता नहीं था। थोड़ी देर बाद वह पांव आगे करके बैठ गए, पर कहने लगे कि पहले मसाज कर दो, साथ साथ में बात बताता हूं। उन्होंने सिर्फ पांव ही आगे किए हुए थे, लेकिन मैं सोच रही थी कि कहीं मेरे हाथ न पहचान जाएंगे, क्योंकि यह तो पुष्पा की हाथ नहीं है। तो जब मैंने कुछ नहीं बोली तो कहने लगे कि अच्छा, परेशान नहीं हो, पहले तो मैं तुम्हारी खबर सुना देता हूं। खबर यह है कि मैंने तुम्हें और अपने बेटे जितेंद्र को अलग करने का फैसला कर लिया। अब तुम्हें उसके साथ जिंदगी गुजारने की जरूरत नहीं है। ठीक है, जो तुम्हारी अपनी जिंदगी है, और अगर एक औरत को संतान का सुख न मिले तो वह क्या कर सकती है, उसको मैं समझा लूंगा, तुम फिक्र नहीं करो, वह तुम्हें कुछ नहीं कहेगा। इस घर में पहले कौन सी उसकी चलती है, मैं अपनी मर्जी से यह सब कुछ करवाऊंगा। यह क्या बात कर रहे थे, वह पुष्पा भाभी को अपने बेटे से अलग करना चाहते थे, तलाक दिलवाना चाहते थे, लेकिन ऐसा करके उनका क्या फायदा था। कहीं वह ऐसा तो नहीं करना चाहते थे कि अपने बेटे से पुष्पा भाभी की तलाक करवाकर फिर खुद उससे शादी करना चाहते थे। राम राम, यह मामला तो मेरी सोच से भी ज्यादा आगे की तरफ जा रहा था। अब तो मुझे डर लगने लगा। जब थोड़ी देर के बाद बाहर से हलचल की आवाज आई तो मैं बुरी तरह डर गई। शायद भाभी को होश आ गया था, क्योंकि वह कमरे में आ गई। उनको देखकर बाबूजी भी हैरान रह गए और मैंने भी घूंघट ऊपर कर दिया।
अब सब मेरी तरफ देख रहे थे। मैं बुरी तरह से घबरा गई, पर मैंने सब कुछ बता दिया। मैंने कहा कि और मैं क्या करती, मुझे उत्सुकता हो रही थी। तो मैंने यह सब कुछ किया, लेकिन बाबूजी ने गुस्सा नहीं किया। उन्होंने कहा कि मैं तुम्हें सारी बात बताता हूं बेटी। उन्होंने बहुत प्यार से मुझे सारी बात बताई। उन्होंने कहा कि मुझे हमेशा से ही पोते पोती का बहुत शौक था, लेकिन जितेंद्र कभी भी बाप नहीं बन सकता है। हमने बहुत इलाज करवाया। पहले तो कोई इलाज नहीं करवाता था, कहता था कि पुष्पा में ही कोई खराबी है, लेकिन पुष्पा बिल्कुल ठीक है। पुष्पा की जिंदगी उसके साथ बहुत बुरी है। वह न तो उसे संतान सुख दे सकता है और न ही वो पुष्पा का ख्याल करता है। वह इस पर हाथ भी उठाता है और इनकी जिंदगी बहुत बुरी जा रही है। ये रोज मेरे पास आकर मुझे कहती थी कि बाबूजी, मुझे इस कैद से आज़ाद कर दे, मुझे अपने बेटे से तलाक दिलवा दें। कि इस घर में बाबूजी की मर्जी के बगैर तो एक पता भी नहीं हिलता था, तो फिर तलाक जैसा बड़ा फैसला पुष्पा अकेले कैसे कर सकती थी। और जितेंद्र भी तलाक देने के मूड में नहीं था। अगर केस होता तो उसने केस लड़ना था, लेकिन तलाक नहीं देनी थी। मेरे ससुर जी ने बताया कि पहले मैं इस सब के खिलाफ था, बार बार इसको कहता था कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन अब इस बात को 8 साल गुजर गए। इसमें इस बेचारी का क्या कसूर है? और तुम भी तो माँ बनने वाली हो। इस घर में तो इस घर का वारिस आने वाला है, तो फिर हम इसको क्यों बांध के रखें? इसको इसकी जिंदगी जीने के लिए क्यों ना छोड़ दें? मैं यह सुनकर हैरान रह गई और मेरी आंखों में आंसू आ गए। पुष्पा भाभी तो पहले ही रो रही थी। हम तो समझते थे कि बाबूजी पुराने ख्यालात के हैं, उनको किसी का एहसास नहीं है, परवाह नहीं है, सिर्फ अपने उसूलों की पड़ी है। लेकिन उन्होंने बहुत अच्छा फैसला किया था। और जो पुष्पा भाभी की बाजू में निशान था, वह भी बाबूजी ने नहीं, उनके पति ने किया था। लेकिन वह अपने पति को बुरा नहीं बनाना चाहती थी, इसलिए झूठ बोला। सच तो कह रहे थे वह कि इसमें भाभी का क्या कसूर था। उनको बच्चों से बहुत ज्यादा लगाव था। वह अपने बच्चे पैदा करना चाहती थी, लेकिन उनके पति से उनको कभी बच्चे पैदा नहीं हो सकते थे, और इसलिए उनका पति उनके ऊपर हाथ उठाता और जुल्म भी करता था। वैसे जिंदगी जी रही थी, बाबूजी के सामने रोती थी, अर्जी डालती थी कि कोई तो सुनवाई होगी, और आज सुनवाई हो रही थी। पर पुष्पा भाभी ने बहुत अच्छा फैसला किया। उन्होंने कहा कि नहीं बाबूजी, नहीं, मुझे कहीं नहीं जाना, मुझे इसी घर में रहना है, मुझे तलाक नहीं चाहिए। बस मैं तो यह चाहती थी कि मुझे मेरा अधिकार देने की बात हो जाए, ताकि मेरे दिल को सुकून आ जाए कि मेरे लिए भी किसी के दिल में कोई प्रेम है, कोई मेरी भी परवाह करता है। मैंने भगवान से प्रार्थना की है, सब कुछ ठीक हो जाएगा, और फिर गीतांजलि का बच्चा भी तो मेरा बच्चा ही होगा ना। इस बात पर बाबूजी ने पुष्पा के सर पर हाथ रखा और कहा कि जीती रहो बेटी, तुमने बहुत अच्छा निर्णय लिया है। मेरे यहाँ एक साथ 2 बच्चे पैदा हुए, और भाभी ने मेरी बहुत मदद की। अगर वह नहीं होती तो मैं कभी भी इन्हें बच्चों को संभाल नहीं पाती। और फिर 2 साल गुजरने के बाद ये खुशखबरी हमारे लिए बहुत बड़ी थी कि भाभी के यहाँ भी संतान होने वाली थी। डॉक्टर ने कहा था कि आपका बेटा ठीक हो गया है। बाबूजी भी बहुत खुश हुए। उनके हाथ प्यारी सी गुड़िया पैदा हुई, यानी कि बेटी पैदा हुई। अब इस घर में 3 बच्चे हैं और सब लोग आपस में प्रेम से रहते हैं। कोई भी आपत्ति नहीं है, कोई भी मसला नहीं है। आप लोग बताएं कि मेरी पुष्पा भाभी ने ठीक फैसला किया या नहीं। वह अपने अधिकार के लिए लड़ रही थी, पर वो कहती है कि मेरी जंग मेरे अधिकार के लिए नहीं थी, यह जानने के लिए थी कि क्या मुझे मेरा अधिकार मिल सकता है। और जब मैंने जाना कि हाँ मिल सकता है, तो मैंने सोच लिया कि मुझे तलाक नहीं चाहिए और अपने पति के साथ जिंदगी गुजारने का फैसला कर लिया। अब उनका पति भी बदल गया है, अब हाथ नहीं उठाता।